इतिहास में जो कुछ भी कहते हैं, जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, उसमें मुख्य भूमिका विभिन्न प्रकार के सोर्सेज की ही है, चाहे वो पुरातात्विक हो या साहित्यिक हो। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम सोर्सेज की चर्चा करेंगे तो विभिन्न प्रकार के सोर्सेज, उसके एप्लीकेशन, उसकी उपयोगिता के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऐसे एंशियंट हिस्ट्री का जो भी चैप्टर होगा तो जो उसका पहला टॉपिक होगा वो सोर्सेज ही होगा। जब हर एक चैप्टर के सोर्सेज को साथ साथ पढ़ेंगे तब उसे याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा और उस टॉपिक को समझना भी आसान हो जाएगा। लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे किस पे? सिलेबस पे चर्चा करेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री को हमें कहां से पढ़ना है। जनरली जब प्राचीन भारत के इतिहास की बात होती है तो आपके दिमाग में आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना? ये विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ये क्या है? अर्बनाइज सभ्यता है। लेकिन आपको लगता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में ये एकाएक नागरिकृत सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ होगा? यानी उसके पहले भी ग्रामीण संस्कृति होगी, कस्बाई संस्कृति होगी, कभी पशुचारी संस्कृति का दौर रहा होगा, कभी शिकार संग्रहण का दौर भी रहा होगा। और जब प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन को देखेंगे, चाहे वो बीपीएससी का हो, आईएएस का हो या अदर पीसीएस एग्जामिनेशन का हो, तो सामान्य तौर पे हड़प्पा सभ्यता से पहले की संस्कृति से भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कभी यह पूछा गया कि भाई निम्नलिखित में से कौन प्रथम होमिनिड है? ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया। या प्रश्न पूछा गया भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थल से पूरा पाषाणिक कलाकृति के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? क्वेश्चन पूछा गया, है ना? या निम्नलिखित में से किस स्थल से गर्तावास के प्रमाण मिले? मतलब पैलियोलिथिक एज से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हड़प्पा पूर्व चैलिकोलिथिक एज से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए जब हम शुरू करेंगे तो प्रारंभ से शुरू करेंगे, हड़प्पा पूर्व की पाषाणिक संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति से शुरू करेंगे। ठीक है, और इसीलिए आप देखते क्या है, नेचर के आधार पर अध्ययन की सुविधा के लिए भी आप कह सकते हैं तो प्राचीन भारत के इतिहास को आप 3 पार्ट में बांटकर पढ़ते हैं, है ना? जो पहला पार्ट कहलाता है वो कहलाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, है ना? प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसी को आप हिंदी में कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। ये प्रागैतिहासिक काल सामान्य तौर पे आप देखेंगे, आपको बुक में भी लिखा हुआ मिलेगा, प्रारंभ से लेकर 3000 वर्ष पूर्व का काल, है ना? अब जब आगे हम लोग चैप्टर वाइज जब पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा कि हम प्रारंभ कहां से माने, ये 5 लाख वर्ष पूर्व से माने या 3 लाख वर्ष पूर्व से माने, व्यवहारिक स्तर पे कहां से माना जाए, जब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे। लेकिन यहां ये जानने की जरूरत है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड हम कहते किसको है? वैसा काल जिस काल के लोगों का अपना कोई स्क्रिप्ट नहीं था, जिस काल के लोगों को लेखन कला की जानकारी नहीं थी, जिस काल के अध्ययन के लिए हमें पुरातात्विक स्रोत पे निर्भर रहना पड़ता है, और उस पुरातात्विक स्रोत में भी कोई लिखित स्रोत ना हो। जैसे पुरातात्विक स्रोत का एक पार्ट जो होता है वो इंस्क्रिप्शन होता है, अभिलेख होता है। जब मानव को लिपि की जानकारी हुई, लेखन कला की जानकारी हुई, तभी पुरातात्विक स्रोत में आप देखते क्या है, अभिलेखीय प्रमाण मिलता है ना? लेकिन प्री हिस्टोरिक पीरियड में यहां से कोई लिखित एविडेंस नहीं मिलेगा। इसलिए इस काल के अध्ययन के लिए हमें पूर्ण रूपेण पुरातात्विक स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, है ना? इसके अंतर्गत हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ते हैं उस चैप्टर को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टोन एज, पाषाण काल। एक लंबे कालखंड तक मानव, शुरुआती दौर में जिस वक्त मानव का आगमन होता है और मानव मतलब कि भौतिक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप करना शुरू करता है, जिस वक्त मानव को आग की जानकारी भी नहीं थी, जिस वक्त वस्त्र निर्माण की जानकारी नहीं थी, मृदभांड निर्माण की जानकारी नहीं थी, लेकिन मानव सरवाइव कर रहा था, है ना? तो आत्मरक्षा के लिए भी वो स्टोन के टूल्स का इस्तेमाल करता था, शिकार संग्रहण के लिए भी क्या स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करता था। तो इसी नेचर के आधार पर एक काल विशेष का नामकरण क्या हो गया? स्टोन एज, पाषाण काल। ठीक है, तो जब आप देखेंगे तो शुरुआती दौर जो है प्रारंभ से लेकर अबाउट
3000 वर्ष का जो दौर है, इसे आप क्या कहते हैं? स्टोन एज कहते हैं। लेकिन आप ऐसे सोचें कि भाई इतने लंबे कालखंड तक क्या मानव एक ही प्रकार रह रहा था? क्या कोई बदलाव नहीं आया? तब लगता है नहीं, टाइम टू टाइम उनके उपकरण औजार के आकार प्रकार में भी परिवर्तन आया होगा। उपकरण औजार निर्माण के लिए जिस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करता था, उसमें भी परिवर्तन आया होगा, है ना? या फिर यह भी कह सकते हैं कि उनकी रहन सहन की प्रवृत्ति में भी थोड़ा फर्क आया होगा। यानी कभी मानव शुरुआती दौर में शिकारी संग्रह करता था, शिकार के आधार पर जीविकोपार्जन करता था, संग्रहण के आधार पर जीविकोपार्जन करता था। वही मानव जब उसका पशुओं के साथ सानिध्य स्थापित हुआ तो पशुपालक बन जाता है, और वही कालक्रम में मानव क्या बन जाता है? उत्पादक बन जाता है, कृषि कार्य करना शुरू कर देता है, और इसी के साथ परमानेंट सेटलमेंट का आगमन हो जाता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि संपूर्ण पाषाण काल में मानव का रहन सहन एक समान नहीं रहा। मानव की रहन सहन में परिवर्तन आए, उपकरण के आकार प्रकार में परिवर्तन आए, उपकरण निर्माण के लिए रॉ मटेरियल का इस्तेमाल जो करता था उसमें परिवर्तन आया, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया। इसलिए इस संपूर्ण स्टोन एज को आप 3 पार्ट में बांटकर पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? एक को आप कहते हैं पैलियोलिथिक एज, जिसको कहते हैं पूरा पाषाण काल। दूसरे को क्या कहते हैं? मेजोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। और तीसरे को आप क्या कहते हैं? नियोलिथिक एज, नव पाषाण काल, है ना? तो हम लोग इसी चैप्टर से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो हम लोगों का होगा वो क्या होगा? स्टोन एज, जिसके अंतर्गत पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल को हम पढ़ेंगे। और तब हम यहां पे जानेंगे कैसे मानव शिकारी संग्रहकर्ता से उत्पादक बना। और यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन मेंस में भी बन सकता है। दोनों ही स्तर का क्वेश्चन चाहे जो भी पूछेगा, आप ठीक से समझ पाएंगे और दिख पाएंगे। आपने सुना होगा क्वेश्चन पूछा गया, नवपाषाणिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? मतलब नियोलिथिक एज से क्वेश्चन पूछा गया, है ना? परमानेंट सेटलमेंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्पष्ट है। दूसरा जो पीरियड है हिस्ट्री का, उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। अब सबसे पहले जानने की जरूरत है कि हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड किसको कहेंगे। ये जो दौर है, ये आपका है 3000 वर्ष पूर्व से कब तक? 600 वर्ष पूर्व तक का दौर। ये क्या कहलाता है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है। और जब आप इस प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को आप पढ़ते हैं, ये 3000 को आप 3500 कर सकते हैं, कुछ दौर ट्रांजिशन फेज के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड हम किसको कहेंगे? आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन को पढ़ा है, और आप जानते भी हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों को लिखना पढ़ना आता था, उनका अपना स्क्रिप्ट था। उस स्क्रिप्ट को हम क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहते हैं। यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन के मुहरों पे, हड़प्पा सिविलाइजेशन के मृद भांडों पे, कहीं कहीं दीवार पे भी पिक्टोग्राफिक लिपि के अंकन का प्रमाण मिलता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि उनको स्क्रिप्ट की जानकारी थी, लेकिन आज तक उस स्क्रिप्ट को पढ़ने में हमें सफलता नहीं मिली। मतलब स्पष्ट है कि उस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल इतिहास के निर्माण में नहीं हो सका है ना? मतलब वैसा काल, जिस काल के लोगों को पढ़ना लिखना आता था, जिस काल के लोगों का अपना स्क्रिप्ट था, जिस काल के ऐसे लेखन के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन इस लिखित साक्ष्य का इस्तेमाल इतिहास के निर्माण में नहीं हुआ है, वैसे काल को हम क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। इसी को आप क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। कब से कब तक? अबाउट 3500 बीसी से 600 बीसी का दौर आप कह सकते हैं। अब अगर आप इस पीरियड को अगर बांट के देखें तो इसको भी आप 2 पार्ट में बांट सकते हैं। 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक पार्ट को आप क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल, इसी को आप कहते हैं चैलिकोलिथिक एज। और दूसरे पार्ट को आप क्या कहते हैं? लौह युग। कैसे बांटेंगे? ये आपका हो जाएगा 3500 वर्ष पूर्व से लेकर कब तक? 1100 वर्ष पूर्व तक, है ना? और भारतीय उपमहाद्वीप में 1100 बीसी के लगभग में लोहे का आगमन हो जाता है। इसलिए ये जो दौर है क्या कहलाएगा? 1100 वर्ष पूर्व से लेकर 600 वर्ष पूर्व का दौर क्या हो जाएगा? लौह युग हो जाएगा, है ना?
अब इसको थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। क्या? ताम्रपाषाण काल, ये 3500 बीसी से 1100 बीसी का दौर है। और आप लोगों ने जब हड़प्पा सिविलाइजेशन को पढ़ा होगा, अगर C14 मेथड के आधार पर डेट का निर्धारण करें हड़प्पा सभ्यता का, तो वो 2300 बीसी से 1750 बीसी है। अगर सामान्य तरीके से हम हड़प्पा सभ्यता की काल का निर्धारण करें, तो आप देखते क्या है, अबाउट 2400 बीसी से लेकर 1700 बीसी का दौर, यही हड़प्पा सभ्यता का दौर है। लेकिन यहां हम पढ़ते क्या है, 3500 बीसी से 1100 बीसी। इसका मतलब है कि इस संपूर्ण काल में मानव की एक्टिविटी, मानव की संस्कृति जो हम पढ़ते हैं, वो एक समान देखने को नहीं मिलता है। इसमें भी मेजर चेंज देखने को मिलता है। इसीलिए इसको आप क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक को आप कह सकते हैं ताम्रपाषाण काल फेज 1, दूसरे को कह सकते हैं ताम्रपाषाण काल फेज 2, और तीसरे को कह सकते हैं ताम्रपाषाण काल फेज 3। ठीक है, आप इसको ऐसे सोचिए कि ताम्रपाषाण काल फेज 2 जो है, जिसको आप कॉमन अगर बांटे तो आप उसे क्या कहेंगे, 2400 बीसी से 1700 बीसी का दौर। तो ये दौर जो है, ये ताम्रपाषाण काल फेज 2 का दौर है। और यही दौर क्या है, ब्रॉन्ज एज का दौर है। यही दौर है हड़प्पा सभ्यता का। चूंकि हड़प्पा सभ्यता ताम्रपाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत कांस्य युग का दौर है। चूंकि पहली बार हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही कांसे का कंसेप्ट दिया और कांसा का निर्माण शुरू किया, है ना। लेकिन संस्कृति क्या थी, ताम्रपाषाणिक थी। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत कांस्य युग का दौर है। लेकिन इसके पहले का पार्ट जो फेज 1 है, ताम्रपाषाण काल फेज 1, जो शुरू होता है नहीं 3500 बीसी से 2500 बीसी का दौर, तो यही दौर है जब भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार धातु का इस्तेमाल शुरू हुआ। और धातु के रूप में किसका इस्तेमाल, तांबे का इस्तेमाल शुरू हुआ। लोग तांबा और पाषाण का उपकरण औजार का निर्माण करते थे। इसीलिए इस फेज को क्या कहा गया, ताम्रपाषाण काल कहा गया, है ना। ताम्रपाषाण काल 1, इसी को आप क्या कह सकते हैं, इसी को आप प्री हड़प्पा भी कह सकते हैं, प्री हड़प्पा कह सकते हैं। आप देखिएगा प्रश्न को, तो उस वक्त भारतीय उपमहाद्वीप में कई ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां उभर गई, जिसके प्रमाण आपको भारतीय क्षेत्र से मिलते हैं, अफगानिस्तान से मिलता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान से मिलता है ना। जिसके अंतर्गत आप मुंडीगाग संस्कृति को पढ़ते हैं, क्वेटा संस्कृति को पढ़ते हैं, कुल्ली संस्कृति को पढ़ते हैं, है ना। प्राक हड़प्पा कालीबंगा संस्कृति, प्राक हड़प्पा पंजाब संस्कृति को पढ़ते हैं। और यही पार्ट क्या कहला गया, प्री हड़प्पा कहला गया। ये जो ताम्रपाषाण काल फेज 2 है, इसके अंतर्गत हम किसको पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक नागरीय सभ्यता के रूप में। इसलिए आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से जो भी क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है, नागरीय फीचर्स से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं। प्रीलिम्स में भी आप देखेंगे नगर सभ्यता की विशेषता से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो नगर नियोजन से क्वेश्चन बन जाता है। हड़प्पा सभ्यता के ट्रेड एंड कॉमर्स से आपका क्वेश्चन बन जाता है। हड़प्पा सभ्यता की कलाकृतियों से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और याद कीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन, विभिन्न कारणों से हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन हुआ। जब हम आगे पढ़ेंगे तो डिक्लाइन के रीजन को भी हम लोग पढ़ेंगे। जब हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन हुआ, तो डिक्लाइन के बाद आप देखते क्या है, पुनः ग्रामीण संस्कृति का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, उसके एविडेंस देखने को मिलते हैं, है ना। उसे हम कहां पढ़ते हैं, ताम्रपाषाण काल फेज 3 में पढ़ते हैं, है ना। ये भी क्या है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति, लेकिन हड़प्पा की तरह नागरीय संस्कृति नहीं है, बल्कि क्या है, ग्रामीण संस्कृति है। आप देखिएगा यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती कहा गया है, निम्नलिखित में से किस स्थल को धुलकोट कहा गया है। यह क्वेश्चन पूछा गया आहार से। आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति, जोड़वे संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता की डिक्लाइन के बाद इन ग्रामीण संस्कृतियों, ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं। तो फिर हम यहां तक भी पढ़ेंगे, है ना। और आप याद रखिएगा, स्टोन एज से लेकर पूरी तरह ताम्रपाषाण काल फेज 1, हड़प्पा सभ्यता और ताम्रपाषाण काल फेज 3, चूंकि इस पूरे दौर के अध्ययन के लिए हमें पूर्ण रूपेण पुरातात्विक स्रोत पे ही निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे क्या, जो अधिकांश क्वेश्चन होता है वो साइट बेस्ड क्वेश्चन होता है, स्थल से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं, एविडेंस से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, चूंकि आप यहां पे पूरी तरह जानते हैं कैसे मानव भौतिक और सांस्कृतिक एक्टिविटी प्रारंभ किया,
कैसे मानव विभिन्न चीजों का आविष्कार किया, उपकरण निर्माण टेक्नोलॉजी का कैसे डेवलपमेंट होता है, बर्तन मृदभांड का निर्माण कैसे शुरू होता है, मानव कैसे पशुपालक बना, कैसे मानव पशुपालक से उत्पादक बना, और कालक्रम में ग्रामीण संस्कृति कस्बाई संस्कृति में कैसे तब्दील होती है, और हड़प्पा सभ्यता के रूप में नागरीय संस्कृति का कैसे डेवलपमेंट होता है। ये पूरे डेवलपमेंट की प्रक्रिया को हम यहां से यहां तक पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक तो आपका मेजर पार्ट ये देखने को मिल रहा है। जब इसके बाद हम लोग किसी टॉपिक को शुरू करें, तो जब आप मतलब पोस्ट हड़प्पा को पढ़ते हैं, तो पोस्ट हड़प्पा के बाद जब आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, तो वहां पे जो आपका चैप्टर बनता है दूसरा, वो आपका चैप्टर क्या बनता है, वो बनता है वैदिक कल्चर, नहीं वैदिक संस्कृति, 1500 बीसी से लेकर कब तक, 600 बीसी तक। ठीक है, जब आप वैदिक संस्कृति को पढ़ते हैं, तो यहीं पे हम लोग ये पढ़ते हैं कि आर्य संस्कृति का डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या आर्य भारत मूल के निवासी थे या आर्यों का बाह्य क्षेत्र से भारत आगमन हुआ। कभी कभी प्रश्न यहां से भी बन जाता है ना। चूंकि ये काल 1500 बीसी से 600 बीसी के मतलब तक है, तो आपको लगता है कि 1500 बीसी से 600 बीसी तक संस्कृति बिल्कुल एक समान रही होगी? नहीं, मेजर चेंज आ रहा था। जब देखेंगे कि 1000 बीसी के लगभग में व्यापक परिवर्तन हो रहा था, राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक व्यवस्था के क्षेत्र में, धार्मिक स्थिति के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा था, आर्यों के निवास स्थान के क्षेत्र में भी परिवर्तन हो रहा था। जहां शुरुआती दौर में आर्यों के निवास स्थान को जब हम पढ़ते हैं, तो लगता है कि वो पंजाब क्षेत्र सबसंधप क्षेत्र में निवास करते थे, जहां उनके छोटे छोटे कबीले थे, जिसको हम क्या जन के रूप में पढ़ते हैं, एक बड़ा, एक मतलब आप कह सकते हैं सबसे बड़ा पॉलिटिकल यूनिट के रूप में था। ठीक है, लेकिन वही 1000 बीसी तक आते आते देखते क्या है, जनपद बन जाता है ना। जहां शुरुआती दौर में हम देखते क्या है, आर्य अनार्य के रूप में सामाजिक भेद देखने को मिलता है, समाज में वर्ग विभाजन देखने को मिलता है, पुरोधा योद्धा और विष के रूप में। वही 1000 बीसी तक आते आते क्या हुआ, उसके स्थान पर चतुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित हो जाती है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के रूप में। यानी राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन आ रहा था, सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन आ रहा था, धर्म और आस्था के क्षेत्र में भी परिवर्तन आ रहा था। जहां शुरुआती दौर में धर्म का स्वरूप बिल्कुल नेचुरल था, लोग प्रकृति पूजक थे, कर्मकांड बिल्कुल नहीं था, लेकिन वही 1000 बीसी के बाद हम देखते क्या है कि धर्म का स्वरूप बिल्कुल चेंज हो गया। धर्म के अंतर्गत कर्मकांड का डेवलपमेंट हो गया, यज्ञवाद का आगमन हो गया, बलिवाद का आगमन हो गया, है ना। तो धर्म के क्षेत्र में भी परिवर्तन आ रहा था। यही वजह है कि ये संपूर्ण वैदिक काल को जब हम पढ़ते हैं, तो इसको दो पार्ट में आप बांटकर पढ़ते हैं। एक को आप क्या कहते हैं, एक को आप कहते हैं ऋग वैदिक काल, और दूसरे को आप क्या कहते हैं, दूसरे को आप कहते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ये आपका 1500 बीसी से लेकर क्या है 1000 बीसी का दौर, और ये आपका है 1000 बीसी से लेकर कब तक 600 बीसी का दौर। इसे आप पढ़ते हैं वैदिक पीरियड में। और यहां पे आप देखेंगे कि जो भी प्रश्न पूछा गया, चूंकि यहां पे आपको लिटरेरी स्रोत भी मिलता है, पुरातात्विक स्रोत भी मिलता है, लेकिन पुरातात्विक स्रोत इतना यथेष्ट नहीं है कि निष्कर्ष पर पहुंचा जाए सामाजिक स्थिति के संदर्भ में, धार्मिक स्थिति के संदर्भ में, या राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में। तो साहित्यिक स्रोत का इस्तेमाल ज्यादा होता है ना। यही दौर है जब आप देखते क्या है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इत्यादि की रचना होती है, भले मौखिक रूप में सही, लेकिन हो रही है ना। वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ का आगमन हो रहा है, अरण्यक साहित्य का आगमन हो रहा है, अंतः उपनिषद का आगमन हो रहा है। इसलिए आप देखिए कि यहां से जो भी क्वेश्चन बनता है, ज्यादातर क्वेश्चन सोर्सेज बेस्ड बनता है, लिटरेचर बेस्ड बनता है। तो यहां पे भी हम लोग ध्यान देंगे कि भाई यहां पे हमें किन चीजों पे फोकस करना है ना। या फिर जो क्वेश्चन बनता है, अगर सिविल सर्विसेज में देखेंगे प्रश्न, तो धार्मिक स्थिति से क्वेश्चन ज्यादा बन जाता है ना? तो यहां पे हम देखेंगे क्या, ऋग्वेद जब पढ़ेंगे, वैदिक काल को पढ़ेंगे, तो वैदिक काल में उनके भौगोलिक विस्तार को भी हम लोग पढ़ेंगे, सोर्सेज को पढ़ेंगे, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक स्थिति को पढ़ेंगे, धर्म को पढ़ेंगे। ठीक है, जस्ट इसके बाद अगर देखा जाए
तो तीसरा जो चैप्टर आपका होता है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है वैदिकोत्तर काल। वैदिकोत्तर काल, पोस्ट वैदिक पीरियड जिसको आप कहते हैं, है ना? ये अबाउट 600 बीसी से लेकर 400 बीसी का दौर है। इस दौर में ढेर सारी घटनाएं आपको देखने को मिल जाती हैं और काफी क्वेश्चन यहां से बनता है। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनता है, मेंस में भी क्वेश्चन बनता है ना? तो जब आप वैदिकोत्तर काल को पढ़ते हैं तो याद कीजिए कि ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़ा पॉलिटिकल यूनिट जन हुआ करता था। उत्तर वैदिक काल में वही जन क्या हो जाता है? जनपद के रूप में डेवलप हो जाता है, यानी राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन जब वही देखते हैं वैदिकोत्तर काल में, तो वैदिकोत्तर काल में क्या होता है? 16 महाजन पदों का आगमन हो जाता है, यानी जनपद महाजनपद के रूप में क्रिएट हो गया। और जितने भी 16 महाजन पद थे नॉर्थ इंडिया में, सभी एक समान नहीं थे। कहीं सेंट्रलाइजेशन था तो कहीं डिसेंट्रलाइजेशन था। साम्राज्य विस्तार के लिए आपस में संघर्ष भी हो रहा था, यानी आत्मसातीकरण और विलीनीकरण के स्तर पे साम्राज्य निर्माण की कोशिश जारी थी। और इसी प्रक्रिया के तहत आप पढ़ते क्या है कि मगध साम्राज्यवाद का क्या होता है? विस्तार होता है। तो 16 महाजन पदों का उदय, और इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे क्या? मगध साम्राज्यवाद का विकास, है ना? मगध साम्राज्यवाद का विकास, जिसके अंतर्गत हम हर्यक वंश को पढ़ते हैं, शिशुनाग वंश को पढ़ते हैं, नंद वंश को पढ़ते हैं। तो यहां से कभी कभी पॉलिटिकल क्वेश्चन भी आपका बन जाता है ना? यही वह दौर है जब आप देखते क्या है, भारत में द्वितीय नागरीकरण हुआ। फर्स्ट नागरीकरण आप हड़प्पा सभ्यता को अगर कहें तो 6th सेंचुरी BC। इनका अपना मृदभांडीय कल्चर है जो NBPW कहलाता है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहलाता है। इस वक्त भारतीय उपमहाद्वीप में खासकर मगध क्षेत्र में सेकेंड अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है। तो आपका क्वेश्चन कभी कभी सेकेंड अर्बनाइजेशन से भी बन जाता है। कैसे कृषि के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ, कैसे शिल्प उद्योग का विकास हुआ, कैसे वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में प्रगति हुई, क्या इस प्रगति में आयरन की भूमिका थी, लौह तकनीक की भूमिका थी? ठीक है, इसको भी जानते हैं, पढ़ते हैं। यही वह दौर है जिस वक्त आप देखते क्या है, भारत पर विदेशी आक्रमण होता है ना? भारत पर विदेशी आक्रमण होता है। पहले यह आक्रमण किसके नेतृत्व में? पहले यह आक्रमण ईरानी आक्रमण के रूप में, और बाद में आप देखते क्या है, यूनानी आक्रमण के रूप में। आप सिकंदर को पढ़ते हैं, है ना? तो ईरानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण, इसके बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? वो कौन सा सोर्सेज है जिससे इसके बारे में हमें पता चलता है? और इस आक्रमण का क्या इंपैक्ट पड़ा, इसका क्या महत्व है, क्या प्रभाव है? कभी कभी क्वेश्चन आपका बन जाता है। यही वह दौर है जिस वक्त आप देखते क्या है, वैदिक धर्म में कई प्रकार की कुप्रवृत्तियां भी उभर रही थी। वैदिक धर्म बिल्कुल सहज नहीं रहा। उत्तर वैदिक काल तक आते आते देखते क्या है कि क्रिया पक्ष का डेवलपमेंट हो गया, धर्म में कर्मकांड का आगमन हो गया, विभिन्न प्रकार की यज्ञ और कर्मकांड से जुड़े पुरोहितों का आगमन हो गया। 17 प्रकार के पुरोहित की चर्चा मिलती है ना? अब धर्म का स्वरूप सहज नहीं रहा। इसीलिए आप देखते क्या है कि तत्कालीन दौर में, यानी वैदिक ब्राह्मण धर्म के अगेंस्ट प्रतिक्रिया होती है, और प्रतिक्रिया के बाद आप देखते क्या है, ढेर सारे हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स का उदय होता है। कुल 62 धार्मिक संप्रदाय का उदय होता है, वेदवाद के अगेंस्ट, वैदिक मान्यता के अगेंस्ट, है ना? जिसके तहत आप देखते क्या है कि कुछ ऐसे पंथ थे जो भारत में स्थापित हो गए, काफी लोकप्रिय हुए, है ना? जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते क्या है, हम लोग यहाँ पे बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं, है ना? इसी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैन धर्म को पढ़ते हैं, और इसी के अंतर्गत हम भागवत मत को पढ़ते हैं। ऐसे तो कुल 62 संप्रदाय के डेवलपमेंट हुए। कई धार्मिक नेता का आगमन हुआ जिसने वैदिक मान्यता का विरोध किया। आप मखली गोशाल की बात कर सकते हैं, पकुद कच्चायन की बात कर सकते हैं, अजीत केशव कांबलिन की बात कर सकते हैं, संजय बेटली पुत्र की बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन भारत में स्थापित होने वाला कुछ ही पंथ है जहां से आपका क्वेश्चन बनता है, जिसका क्रमिक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो 2 तरीका हो सकता है, जब बौद्ध जैन भागवत करें तो पूरे एंशिएंट हिस्ट्री को ही एक साथ कर डालें,
कि पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में बौद्ध धर्म का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे विकास हुआ, कैसे अवसान हुआ। इसी रूप में जैन मत को भी देख सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, समझना भी आसान हो जाएगा, है ना। तो इसके अंतर्गत आप ये विभिन्न चैप्टर्स को आप पढ़ते हैं, ठीक है। तब जो एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो चौथा टॉपिक बनेगा वो बनेगा क्या, मौर्य काल। 4th सेंचुरी बीसी से लेकर कब तक, 2nd सेंचुरी बीसी तक, है ना। यही दौर है जब भारत में आपको अखिल भारतीय साम्राज्य देखने को मिलता है, मौर्य डायनेस्टी के रूप में। किसके नेतृत्व में, चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में, है ना। एक अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण हुआ, एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना हुई, नौकरशाही का एक पिरामिड नुमा ढांचा भी क्या हुआ, डेवलप हुआ। निरंकुश राजतंत्र के तहत राज्य का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन शासकों ने इस निरंकुश राजतंत्र को पैतृक राजतंत्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। इस निरंकुश राजतंत्र के तहत क्या वेलफेयर स्टेट का भी आपको नेचर देखने को मिल जाता है। यानी मौर्य डायनेस्टी के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, साम्राज्य का प्रशासन का एक बेहतर मॉडल देखते हैं। बाद के दौर के शासकों ने भी इस मॉडल को अपनाने की कोशिश की, है ना। इसलिए जब हम मौर्य काल पढ़ते हैं तो चूंकि एक विशाल साम्राज्य का निर्माण हुआ है, एक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित हुई है, तो वैसी स्थिति में स्रोत बड़ा मायने रखता है। किस स्रोत से इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और जब हम स्रोत पढ़ते हैं तो यहां पे कई प्रकार के स्रोत देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कुछ विदेशी स्रोत जो मौर्य काल के बारे में बेहतर जानकारी देता है, जैसे मेगास्थनीज की इंडिका, है ना। कुछ देशी स्रोत जिसके अंतर्गत हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं, जिससे हमें मौर्य काल के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है, थोड़ा बहुत धार्मिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलती है। और भी कुछ कंटेम्प्रेरी सोर्सेज हैं, कुछ बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्रोत हैं, कुछ परवर्ती कालीन स्रोत हैं। और आपने सुना होगा अशोक, अशोक के ढेर सारे अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप से मिले, कुछ बृहद पाषाण अभिलेख के रूप में, कुछ लघु पाषाण अभिलेख के रूप में, कुछ स्मारक स्तंभ लेख के रूप में, है। लगभग लेख की भाषा अगर देखें तो आपको प्राकृत देखने को मिलता है, कुछ विदेशी भाषा में भी देखने को मिलता है, खरोष्ठी लिपि में भी देखने को मिलता है। और उससे अशोक के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती, अशोक ने जो वेलफेयर के वर्क किए उसके बारे में जानकारी मिलती है ना। तो यहां पे जनरली आप देखते क्या है, अधिकांश क्वेश्चन जो आपका बनता है वो किससे बनता है, स्रोत से बनता है, या अधिकांश क्वेश्चन कहां से बनता है, राजनैतिक स्थिति और किससे, प्रशासन से क्वेश्चन बन जाता है ना। आर्थिक क्षेत्र में अगर देखें तो कृषि की तुलना में वाणिज्य व्यापार का उतना डेवलपमेंट नहीं मिलता है, लेकिन 6th सेंचुरी बीसी की तुलना में वाणिज्य व्यापार का भी डेवलपमेंट है। और इस दौर में आपको मॉडर्न आर्ट के प्रमाण भी काफी देखने को मिल जाते हैं। अशोक के काल में कला संस्कृति का व्यापक डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए यहां पे क्वेश्चन कहां से बनता है, आपका कला से भी क्वेश्चन बन जाता है, पीटी में भी आपका प्रश्न बनता है, मेंस में भी आपका प्रश्न बनता है। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे, है ना। मौर्य काल के बाद जिस चैप्टर को आपको पढ़ना है वो क्या कहलाता है, पोस्ट मौर्य पीरियड, यानी आप इसे क्या कहते हैं, मौर्योत्तर काल कहते हैं। मौर्योत्तर काल मतलब 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी एडी का दौर, है ना। याद कीजिए 2nd सेंचुरी बीसी में मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, अंतिम मौर्य शासक की हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग ने, और एक नई डायनेस्टी का आगमन हो गया, क्या, शुंग सत्ता का आगमन हो गया। शुंगों का समापन किया कानबों ने, तो कानब सत्ता का आगमन हो गया, लेकिन ये लंबे समय तक चल नहीं पाए। इसी वक्त आप देखते क्या है, कई विदेशियों का आक्रमण होता है भारत पर और वो अपनी सत्ता भारत में स्थापित कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे शकों के कई शाखाओं का आगमन होता है, कुछ शाखा भारत में प्रभावी हो पाई, कुछ प्रभावी नहीं हो पाई। यही दौर है जब इंडो ग्रीक शासकों का भारत में आगमन होता है, उनकी सत्ता स्थापित होती है, कुशानों की सत्ता स्थापित होती है। यानी मौर्योत्तर काल में
कुछ ऐसा भारत का क्षेत्र है जहां पे विदेशी सत्ता देखने को मिलता है, तो कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां पे देशी सत्ता देखने को मिलता है, जिसके तहत आप शुंग कानून की बात भी कर सकते हैं, जिसके तहत आप सातवाहन की बात कर सकते हैं, है ना। तो यहां पे चूंकि आपको भारत में कोई सेंट्रलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शासकों की सत्ता देखने को मिलती है, तो जनरली प्रशासन से या पॉलिटिकल स्थिति से क्वेश्चन कम होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई डायनेस्टी है तो उसका फाउंडर कौन था, उसकी राजधानी कहां थी, ऐसा क्वेश्चन जरूर बनता है। लेकिन इस काल में जो विशेष डेवलपमेंट हुआ, वो डेवलपमेंट किस चीज का हुआ? तो सबसे पहले तो कि विभिन्न शासकों को अगर हम जानेंगे, इस काल के ओवरऑल इकोनॉमिक सामाजिक स्थिति को जानेंगे, तो इस काल के हम स्रोत को पढ़ेंगे, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज को भी पढ़ेंगे और लिटरेरी सोर्सेज को भी पढ़ेंगे। दूसरा, इस काल में खासकर आर्थिक क्षेत्र में काफी डेवलपमेंट हुआ, खासकर वाणिज्य व्यापार, वाणिज्य व्यापार का पर्याप्त डेवलपमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि यही दौर है जब मानकीकृत सिक्के का आगमन हो जाता है। यद्यपि भारत में जो सिक्के का इतिहास देखते हैं वो 6th सेंचुरी बीसी सेकेंड अर्बनाइजेशन के दौर से है, जिसको आप आहत सिक्का कहते हैं, पंचमार्क सिक्का कहते हैं, लेकिन वो सिक्का स्टैंडर्ड सिक्का नहीं था। पहली बार मानकीकृत सिक्का, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, ठीक है, तांबे का सिक्का, ये आपको देखने को मिलता है मौर्योत्तर काल में ही। वाणिज्य व्यापार के डेवलपमेंट के साथ साथ मौद्रिक अर्थव्यवस्था की शुरुआत होती है। और भारत का व्यापारिक संबंध भी अगर देखें तो भारत का व्यापारिक संबंध साउथ ईस्ट एशिया के साथ, पश्चिमी एशिया के साथ, चाइना के साथ, रोमन जगत के साथ। और ये व्यापार किसके पक्ष में था? भारत के पक्ष में था। भारत अधिकांश वस्तुओं का निर्यात करता है, आयात काफी कम वस्तुओं का करता है ना? तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ढेर सारे बंदरगाह नगर उस वक्त स्थापित हो जाते हैं, ठीक है, पूर्वी तट पे भी, पश्चिमी तट पे भी। इसलिए बहुत मायने रखता है क्या? इकोनॉमिक कंडीशन, और इकोनॉमिक कंडीशन के अंतर्गत भी क्या? वाणिज्य व्यापार। तो पोस्ट मौर्य पीरियड में आप देखेंगे जब कभी भी क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स में या मेंस में, तो ट्रेड एंड कॉमर्स से क्वेश्चन बनता है, क्वाइनेज सिस्टम से क्वेश्चन बनता है, बंदरगाह नगर से क्वेश्चन बन जाता है ना? यही वो दौर है जिस दौर में आप देखते क्या है, आर्थिक प्रगति के साथ साथ क्या हुआ कि कला और संस्कृति का भी व्यापक डेवलपमेंट हुआ। इस काल में वास्तुकला के क्षेत्र में भी काफी विकास हो रहा है। इस काल में आप देखते क्या है, मूर्ति कला के क्षेत्र में भी काफी डेवलपमेंट हो रहा है, और चित्रकला के क्षेत्र में भी काफी विकास हो रहा है ना? क्योंकि यही वो दौर है जब बौद्ध धर्म के अंतर्गत महायान शाखा का डेवलपमेंट हुआ, है ना? महायान शाखा का डेवलपमेंट हुआ, महात्मा बुद्ध क्या हो गए? पूजनीय हो गए। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनने लग गई, गांधार कला शैली, और गांधार शैली का ही कंटेम्पररी था क्या? मथुरा कला शैली, जिसके तहत बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हो रहा था। इसका मतलब है कि मूर्ति कला के क्षेत्र में भी व्यापक डेवलपमेंट इस काल में देखने को मिलता है। वास्तुकला के क्षेत्र में भी व्यापक डेवलपमेंट को मिलता है, चूंकि इस काल में आप देखते क्या है, कई क्षेत्र में गुफाओं के डेवलपमेंट हो रहे थे। नहीं, उड़ीसा में खासकर उदयगिरी, खंडगिरी पहाड़ी क्षेत्र में देख सकते हैं, खारवेल का काल है जहां पे जैन गुफाओं का निर्माण हुआ। यही वो दौर है जब नीलगिरी नासिक पहाड़ी क्षेत्र में बौद्ध धर्म के अंतर्गत चैत्य का विकास हुआ। चैत्य के साथ साथ बिहार का डेवलपमेंट भी हो रहा था, है ना? यही दौर है जिस दौर में आपको हीन यानी महायानी स्तूप बड़ी संख्या में बने, महेश साख्य स्तूप बने, आकार में बड़े बड़े स्तूप का निर्माण हुआ, है ना? इसका मतलब है कि इस दौर में चूंकि धर्म के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है, तो उससे रिलेटेड वास्तुकला का भी काफी विकास हुआ। तो आप देखिएगा दूसरा जो पार्ट है क्या, वो आर्ट, जहां से आपका क्वेश्चन बनता है। तो इस टॉपिक को जब पढ़ेंगे तो इन चीजों पे विशेष रूप से फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। जस्ट इसके बाद जो चैप्टर बनता है वो आपका बनता क्या है, गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड 3rd सेंचुरी से लेकर क्या 6th सेंचुरी एडी, है ना? यानी इतने लंबे समय तक, 500 वर्षों तक विदेशियों की सत्ता के बाद हम देखते क्या है, 3rd सेंचुरी एडी में भारतीयों की सत्ता अखिल भारतीय स्तर पर स्थापित होती है गुप्ता डायनेस्टी के अंतर्गत, है ना? और
एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना होती है। तो यहां पे जनरली जब प्रश्न बनता है तो एक तो सबसे पहला ध्यान रखेंगे किस चीज का, स्रोत का। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत को पहले पढ़ेंगे कि भाई जिससे हमें जान राजनीतिक स्थिति के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा पार्ट जो बनता है वो क्या बनता है, राजनीतिक स्थिति, है ना। राजनीतिक स्थिति, कुछ ऐसे शासक है जिनके काल में एक बृहत्तर साम्राज्य का निर्माण होता है, जिसके अंतर्गत हम समुद्रगुप्त को पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य को पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसे शासक हैं जिनकी विशेष उपलब्धियां रही प्रशासन के क्षेत्र में, साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में, क्वेश्चन बनता है ना। तो थोड़ा बहुत राजनीतिक स्थिति और प्रशासन को भी जानने की जरूरत है, ठीक है। यही दौर है जब आप देखते क्या है कि जो मौर्योत्तर काल की आर्थिक स्थिति थी, कमोबेश उस रूप में आर्थिक स्थिति, ट्रेड एंड कॉमर्स देखने को मिल जाता है, मौद्रिक अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है। गुप्त शासकों ने बड़ी मात्रा में कलात्मक सोने के, चांदी के सिक्के जारी किए थे, विशेष रूप से सोने के सिक्के, है ना। बाद में जब गुजरात विजय हुआ तो चांदी के सिक्के भी जारी करने लगे। और ट्रेड एंड कॉमर्स जो आप देखते क्या है, शुरुआती दौर में मौर्योत्तर काल में देखने को मिलता है, यहां भी देखने को मिलता है। बाद में भले थोड़ा डिक्लाइन हुआ लेकिन था। जो मेजर चेंज देखने को मिलता है वो कहां देखने को मिलता है, कला और धर्म के क्षेत्र में, है ना। कला और धर्म के क्षेत्र में, चूंकि यही वह दौर है जब ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान होता है। गुप्त शासक ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, वैष्णव धर्म को अपना समर्थन दिया। वैष्णव धर्म के अंतर्गत आप देखते क्या है कि जब उसे समर्थन दिया तो वैष्णव मंदिरों के डेवलपमेंट शुरू हो गए, शिव मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, देवी मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। यानी मंदिर वास्तु की शुरुआत, गुफा मंदिर वास्तु की शुरुआत इसी दौर में होती है, ठीक है। यही वो दौर है जब महाकाव्य का संकलन हुआ, पुराण का संकलन हुआ, कुछ स्मृति लिटरेचर का भी संकलन हुआ। क्योंकि स्मृति साहित्य का आगमन तो मौर्योत्तर काल में ही हुआ था, ठीक है। मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, जस्ट आप देखते क्या है गुप्त काल में भी क्या बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति का आगमन होता है। तो ढेर सारे धार्मिक लिटरेचर उभर कर सामने आते। ब्राह्मण धर्म का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो ब्राह्मण धर्म संबंधित क्या मंदिरों का विकास शुरू हो गया, ब्राह्मण देवी देवता की मूर्तियां बनने लगी, तो कला के क्षेत्र में भी काफी डेवलपमेंट हुआ। चूंकि जो भी गुप्त शासक थे भले ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, दूसरे धर्म के प्रति भी सहिष्णु थे, इसलिए इस काल में कुछ बौद्ध स्तूप के भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, महात्मा बुद्ध की भी मूर्तियां बन रही थी। तो ज्यादातर आप देखिएगा क्वेश्चन जो यहां बनता है कला और धर्म से बनता है, या आपका क्वेश्चन कहां से बनता है, स्रोत से बनता है। क्योंकि शासकों की उपलब्धियों की जानकारी जो मिलती है वो सोर्सेस से मिलती है, इसलिए क्वेश्चन कहां से बनता है, स्रोत से बनता है विशेष रूप से, ठीक है। अब गुप्तों के डिक्लाइन के बाद भारत में कोई केंद्रीकृत सत्ता नहीं रही। अलग अलग क्षेत्र में क्या देशी राज्यों का उदय हुआ, छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। भूमि अनुदान की प्रवृत्ति मौर्योत्तर काल से ही चल रही थी। तो वैसी स्थिति में क्या हुआ, वैसी स्थिति में लैंड ग्रांट की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई और वैसी स्थिति में सामंतवादी प्रवृत्ति का डेवलपमेंट हो गया। यह अलग बात है कि गुप्तोत्तर काल में क्या 6th सेंचुरी से लेकर कब तक, 8th सेंचुरी एडी, इस काल में एक छोटा राज्य भले अस्तित्व में आया, किसके काल में, हर्षवर्धन के काल में। तो हम हर्षवर्धन को पढ़ते हैं, लेकिन यह काल विशेष रूप से सामंतवाद का दौर रहा है, इसलिए भूमि संबंध पे आधारित क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, है ना। इसलिए यहां पे जो हम पढ़ेंगे किसको पढ़ेंगे, स्रोत को पढ़ेंगे। और अभी तक आप देखिएगा अधिकांश स्रोत जो पूछा गया वो हर्षवर्धन से रिलेटेड स्रोत को ही पूछा गया, क्योंकि हर्षवर्धन के नेतृत्व में एक छोटा सा राज्य अस्तित्व में आ जाता है कुछ समय के लिए। तो हम हर्षवर्धन को पढ़ते हैं, उसकी उपलब्धियों को पढ़ते हैं, उससे जुड़े हुए लिटरेचर को पढ़ते हैं, अभिलेखीय साक्ष्य को पढ़ते हैं। क्योंकि लैंड ग्रांट के कारण इस काल में सामंतवादी प्रवृत्ति का डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए जो आपका क्वेश्चन बनता है वो किस पे आधारित बनता है, भूमि संबंध पे आधारित क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके साथ एक चीज को और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साउथ इंडिया में नप्पासानिक संस्कृति के बाद एक नवीन संस्कृति का डेवलपमेंट होता है दक्षिण भारत में। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं महापाषाण काल।
कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है नहीं कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से नवपाषाणिक संस्कृति और महापाषाणिक संस्कृति दोनों के प्रमाण मिले। क्योंकि साउथ इंडिया में महापाषाणिक संस्कृति के लोग ही पहली बार लोहे का इस्तेमाल कर रहे थे। यानी जिस वक्त नॉर्थ इंडिया में उत्तर वैदिक काल था, साउथ इंडिया में क्या था, महापाषाणिक संस्कृति का दौर था। ठीक उसी प्रकार जिस वक्त नॉर्थ इंडिया में मौर्योत्तर काल था, साउथ इंडिया में क्या था, संगम काल था। संगम काल, यानी यही संगम काल है जिस काल में साउथ इंडिया में पहली बार 3 राज्यों का उदय हुआ। उसके पहले कबीलाई व्यवस्था थी। 3 राज्य कौन, आप लोगों ने पढ़ा होगा, चोल, चेर और क्या, पांडे, है ना। यही दौर है जब नॉर्थ इंडिया की संस्कृति का प्रसार साउथ इंडिया में हो रहा था। नॉर्थ इंडिया के देवी देवता साउथ इंडिया में भी लोकप्रिय हो रहे थे। साउथ इंडिया की सामाजिक स्थिति पर भी नॉर्थ इंडिया का इंपैक्ट पड़ रहा था। ठीक है, तो साउथ इंडिया के इस दौर के इतिहास की जानकारी जो मिलती है वो किस लिटरेचर से मिलती है, संगम साहित्य से मिलती है। संगम का मतलब क्या है, विद्वत जनों की सभा, विद्वानों की सभा। उस विद्वानों की सभा में कुछ कृतियां सामने आ गई, क्या कहलाया, संगम साहित्य कहलाया। वही संगम साहित्य इस काल के बारे में जानकारी देता है। इसलिए आप देखते क्या है कि इस काल से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, स्रोत से, यानी संगम लिटरेचर से क्वेश्चन पूछता है ना। या चोल चेर पांडे से संबंधित जो महत्वपूर्ण शासक हुए वहां से क्वेश्चन पूछता है, या संस्कृति से क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, धर्म से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। यही ओवरऑल आपका क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री है। लेकिन अगर यही कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि उनको सिविल सर्विसेज भी देना है, तो इसी के साथ 2 चैप्टर को बिल्कुल सेपरेटली अगर कर लिया जाए तो उनके लिए पीटी और मेंस में उत्तर लिखना क्या होगा, एंशिएंट में आसान हो जाएगा। जैसे एक पूरे एंशिएंट हिस्ट्री का समाज बिल्कुल अलग से किया जा सकता है और पूरे एंशिएंट हिस्ट्री का कला एकदम बिल्कुल सेपरेटली अलग से किया जा सकता है ना। जब कला करेंगे तो यहां पे क्या, वास्तु कला भी कर सकते हैं, दूसरा क्या, मूर्ति कला, और तीसरा क्या, चित्रकला, है ना। चूंकि इस कला का संबंध धर्म से ही है, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, ब्राह्मण धर्म हो, तो ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म संबंधित वास्तुकला को पढ़ेंगे, उससे संबंधित मूर्तिकला, चित्रकला को पढ़ेंगे। ओवरऑल मंदिर आर्ट भी हो जाएगा, स्तूपा आर्ट हो जाएगा, गुफा मंदिर, गुफा भी हो जाएगा, चैत्य भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जब समाज पढ़ेंगे तो समाज को 2 पार्ट में बांटकर पढ़ा जा सकता है पूरे एंशिएंट हिस्ट्री का। एक क्या, सामाजिक संस्थाएं, है ना। सामाजिक संस्थाएं कहने का मतलब क्या हुआ, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, विवाह, संस्कार, उत्तराधिकार संबंधी नियम, पूरे एंशिएंट का एक साथ किया जा सकता है। और दूसरा क्या, सामाजिक कुप्रवृत्तियां, कुप्रवृत्तियां। ठीक है, इससे एक बेनिफिट क्या होगा कि सिविल सर्विसेज की जीएस का जो पहला पार्ट है जिसमें आपको इंडियन सोशल सिस्टम पढ़ना है, तो उसका एक बहुत बड़ा एरिया यहां पे कवर हो जाएगा। जब सामाजिक कुप्रवृत्तियां पढ़ेंगे तो सती प्रथा को पढ़ेंगे, बाल विवाह को पढ़ेंगे, वेश्यावृत्ति को पढ़ेंगे, है ना। तो ये अगर 2 सेपरेटली वो करते हैं तो उनके लिए क्वेश्चन को पकड़ना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है ना। यही ओवरऑल एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन कल का जो क्लास होगा वो मुख्य रूप से हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि सोर्सेज क्या होता है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या है और साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या है, और इसकी क्या उपयोगिता है इतिहास के निर्माण में। और तब हम लोग चैप्टर वाइज शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।